Hi everyone, I hope this video finds you in good health. Today we're gonna start with the first unit of paper 1 and that is teaching aptitude. So I want you all to get ready for it. Alright, let's begin. Moving on to the syllabus, what it is as prescribed by UGC NET. The entire syllabi is divided into subparts. Alright, so I will tell you what we are gonna do today. Okay, so here teaching, we're going to understand what the concept of teaching is. We will be understanding the objectives, the characteristics, and some basic requirements. In concept, we will be focusing upon maxims of teaching and also principles. ठीक है, अब इनको देख के लगता है कि ये तो बहुत ही बेसिक सी है चीज़, इनको करने की क्या ज़रूरत है ना. कैरेक्टरिस्टिक्स तो सबको पता है. सो व्हाट इज़ द नीड ऑफ having a special video of this topic? सी टीचिंग एप्टीट्यूड एक ऐसा हमारा टॉपिक है जहाँ पे मेनली एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, तो उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए वी मस्ट इंश्योर कि जो हमारी बेसिक नॉलेज है वो स्ट्रॉन्ग हो. जब तक ये स्ट्रॉन्ग नहीं होगी हम उस लेवल तक नहीं सोच पाएंगे. सो दैट्स वाई आई प्लान टू make a separate and a special video dedicated to the characteristics, basic requirements, objectives, and teaching concept. So, here is the syllabus, and let me introduce myself. My name is Reema Nayyar. I have done MCOM. I qualified my UGC NET exam 2 times, and I also got JRF with All India rank 38 in commerce in this year only, 2020. So, what is teaching? आपसे कोई पूछता है कि पढ़ाना किसे बोलते हैं, तो व्हाट यू से कि ठीक है क्लासरूम में है एक बच्चे को समझाना कि टॉपिक क्या है उसको भी पढ़ाना बोलते हैं. अगर आप ये बोल रहे हैं तो आप ओल्ड कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग के बारे में बता रहे हैं. बट नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द न्यू कॉन्सेप्ट टॉक्स अबाउट. आई हैव ब्रॉट अ डेफिनेशन फॉर यू एंड आई विल बी एक्सप्लेनिंग दैट इन सब पार्ट्स. ओके, सो टीचिंग इज अ प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे. ठीक है, पहले इतना देखते हैं. हाउ इज इट प्लान्ड? आप खुद एज्यूम करिए एज अ टीचर, जब आप कहीं जाते हैं पढ़ाने, आप ऐसे ही नहीं चले जाते. यू प्लान थिंग्स, राइट? आप देखते हैं कि आपको क्या पढ़ाना है, आपको किसे पढ़ाना है, कौन से टाइम पे कौन सा टॉपिक होगा. तो यू प्लान थिंग्स आउट, राइट? दैट्स वाई इट इज़ द प्लान्ड प्रोसेस. एंड वाई कोऑर्डिनेटेड? आप वो ही पढ़ाएंगे जो सिलेबस में मेंशन्ड है, आप उसके अलावा तो नहीं पढ़ाएंगे कुछ, राइट? दैट्स वाई इट इज़ अ कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस. एंड वन मोर थिंग, क्या आप जो पढ़ा रहे हैं आपके स्टूडेंट को उसी सेंस में समझ आ रहा है? तो इन दोनों कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड दोनों कम्युनिकेशन जो हो रही है, इन दोनों में कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए. दैट्स वाई इट इज़ द प्लान्ड एंड कोऑर्डिनेटेड वे ऑफ शेयरिंग नॉलेज. ठीक है, आप नॉलेज शेयर करते हैं अपनी, साथ के साथ सिर्फ नॉलेज नहीं, आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को भी शेयर करते हैं, बिकॉज इनसे भी आपके स्टूडेंट्स काफ़ी चीज़ें सीखते हैं. फॉर व्हाट? आपने शेयर किया किस चीज़ के लिए, क्या पर्पस है? फॉर ब्रिंगिंग डिज़ायर्ड चेंजेस इन पीपल्स बिहेवियर. पीपल्स आर योर स्टूडेंट्स, ठीक है? डिज़ायर्ड चेंजेस, अब वो चेंजेस कौन सी फॉर्म में होंगे? लेट्स अंडरस्टैंड. इन टर्म्स ऑफ इन्हांसमेंट ऑफ नॉलेज एंड स्किल्स. ठीक है, जो उनके पास नॉलेज है उसका लेवल बढ़े, जो उनके पास स्किल्स हैं. एज ए ट्रेनर, इफ यू आर अ ट्रेनर, तो जब आप ट्रेन करते हैं उनकी जो स्किल्स हैं एग्जिस्टिंग स्किल्स से ज़्यादा स्किल्स हो जाए. ठीक है, यू गोना इंक्रीज दैट. एंड व्हाट एल्स? फॉर डिज़ायरेबल वेज ऑफ लिविंग इन द सोसाइटी. एज अ टीचर आपका मोटिव सिर्फ किताबों में जो लिखा है वो पढ़ाना नहीं होता. आप उनको और भी कई चीज़ें सिखाते हैं, आप उनको वैल्यूज सिखाते हैं, आप उनको मॉरल्स सिखाते हैं. ठीक है, जैसे आपने अपनी टीचर से सीखा होगा कि वी शुड बी वेरी कंसर्न्ड अबाउट क्लेanलीनेस, राइट? तो ये सारे मॉरल्स, वैल्यूज, एथिक्स आपकी टीचर्स ने आपको सिखाया और इन फ्यूचर आप भी अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे. तो सिर्फ बुक्स की लैंग्वेज नहीं, बट दे ऑल्सो टॉक अबाउट द डिज़ायरेबल वेज ऑफ लिविंग इन अ सोसाइटी. अब टीचिंग में 3 चीज़ें होती हैं बहुत ज़रूरी. जैसे देखिए, नॉलेज. पढ़ाने से पहले यू हैव टू इंश्योर कि यू हैव सफिशिएंट नॉलेज जो आपको शेयर करना है, राइट?
एंड ठीक है मेरे पास नॉलेज है, नाउ मैं उस चीज़ को कैसे शेयर करती हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन माई कम्युनिकेशन स्किल्स। ठीक है, अब आप देखो, आपके पास नॉलेज है, आपके पास नॉलेज को कम्युनिकेट करने का तरीका है, बट क्या आप एक्चुअल में केपेबल हैं अपनी नॉलेज को डिलीवर करने के लिए? दैट थिंग टॉक्स अबाउट एप्टीट्यूड, टॉक्स अबाउट दिस थिंग। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड इज द एबिलिटी टू डू समथिंग, राइट? एंड व्हाट इज टीचिंग एप्टीट्यूड? टीचिंग प्लस एप्टीट्यूड, इट इज एबिलिटी टू टीच। ठीक है, कैसे पढ़ाया जाए, पढ़ाने की क्षमता को टीचिंग एप्टीट्यूड बोला जाता है। ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड, कमिंग ऑन टू द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। आप अपने स्टूडेंट को क्यों पढ़ाते हैं? लेट्स सी वन बाय वन। टू क्लियर द बेसिक्स एंड बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन। ठीक है, जो उनकी बेसिक नॉलेज है आप उनको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ये ही नहीं, उसके साथ साथ जो उन्होंने ऑलरेडी नॉलेज एक्वायर कर ली है, अब उसको और कितना बढ़ाते हैं आप। ठीक है, टू एनहांस द नॉलेज एंड स्किल लेवल, राइट? नेक्स्ट इज टू मेक them अंडरस्टैंड द प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ अ टॉपिक। ठीक है, आप जब भी कभी कोई टॉपिक पढ़ाएं अपने स्टूडेंट्स को, तो ये ज़रूर बताएं कि उस टॉपिक का प्रैक्टिकल लाइफ में क्या रेलेवेंस होगा। ठीक है, बिकॉज ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट एक्चुअल में कनेक्ट कर पाए। सो ऑलवेज इंश्योर दैट यू टेल देम द प्रैक्टिकल रेलेवेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर टॉपिक, राइट? एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग इज ऑल्सो टू शेप द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, आप क्लास में देखते हैं, जैसे अगर कोई स्टूडेंट है जो न्यूसेंस क्रिएट कर रहा है, सो यू ऑलवेज टेल देम बिफोर स्कोल्डिंग। आप उनको बताते हैं कि ये तरीका आपका ठीक नहीं है। सो यू नो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली शेप द बिहेवियर ऑफ योर स्टूडेंट्स टू मेक देम रेडी टू फेस ऑल द चैलेंजेस इन लाइफ। जैसे आप याद करिए कि आपके स्कूल में बहुत एक्टिविटीज़ होती थी, बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते थे, आप कहीं जीते थे और आप कहीं हारे भी थे, लेकिन आपको सीख दोनों से मिली थी। आपको जीतने की खुशी मिली थी और आपको हारने के बाद ऐसी चीज़ की रियलाइजेशन हुई थी दैट यू नीड टू वर्क हार्डर। सो या आपको सारी लाइफ के जितने भी चैलेंजेस थे, आपकी टीचर्स ने आपको उनको सहने के लिए केपेबल बनाया, तो ऐसे ही आपको भी करना है। नेक्स्ट थिंग, टू इनकलकेट वैल्यूज एंड मॉरल्स इन देम, एज आई टोल्ड दिस अर्लियर, कि आप उनको वैल्यूज सिखाते हैं कि हाउ टू बिहेव विद सर्टेन पीपल, है ना, with everyone in the society. So you basically teach this also apart from what is written in books. Next thing, to help in developing a vision of students. अब यहाँ टीचर एक मेंटोर का काम करता है। वो सिर्फ ये नहीं बताता कि ये चीज़ ऐसे होगी, वो ये बताता है कि आप इसको अपनी लाइफ में कैसे यूज़ करें। वो अपने स्टूडेंट को एम दिखाता है, राइट? ऐसे ही है जैसे आपके कई टीचर्स ने आपको सपोर्ट किया होगा, ओके यार यू हैव टू डू दिस, यू हैव टू डू दिस, सो दे पुश्ड यू इन अ पॉजिटिव वे कि टू डू दिस और दैट, वो नहीं करना, वो ये करना है, राइट? सो दे इनडायरेक्टली और डायरेक्टली डेवलप्ड अ विजन ऑफ अस। सो यही चीज़ हमें भी करनी है, राइट? नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ टीचिंग। क्या होता है? आउटकम ऑफ टीचिंग इज ऑलवेज लर्निंग। आप जब किसी को पढ़ाते हैं तो आपके माइंड में और आपका ऑब्जेक्टिव हमेशा ये रहता है कि जो सुन रहा है, जो सीख रहा है, वो उसमें से कुछ सीखे, राइट? सो टीचिंग का मेन एम हमेशा लर्निंग होगा। लेकिन क्या मैं बोल सकती हूँ कि लर्निंग हमेशा टीचिंग से होगी? ज़रूरी नहीं है, राइट? एंड दिस इज व्हाट आवर नेक्स्ट पॉइंट स्पीक्स। लर्निंग मे और मे नॉट बी डिपेंडेंट ऑन टीचिंग। आप सिर्फ आपको जो पढ़ा रहा है सिर्फ उससे नहीं सीखते, उसके साथ साथ आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस से भी सीखते हैं बहुत कुछ। ठीक है, एम ऑफ टीचिंग इज ऑलवेज पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सेल्फ लर्निंग ऑफ टीचर, जैसे मैं अपना एग्जांपल लेती हूँ, आपको पढ़ाने के लिए, ये स्लाइड्स बनाने के लिए मुझे खुद भी पढ़ना पड़ता है। ठीक है, मेरी खुद की लर्निंग होती है। सो ऐसे ही टीचर का भी है।
जब वो आपको पढ़ाते भी हैं तो उनके साथ साथ उनकी खुद की भी लर्निंग होती है, राइट? नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज diverse. See, teaching is very diverse because it is not only focused upon gaining what textbooks have to say, it is also about positive transformation in behavior plus knowledge. ठीक है? It is an interactive process between a teacher and a learner. इट इज़ अ टू वे प्रोसेस. मैं आपको कुछ सिखाऊंगी, आप कुछ सीखेंगे. आप कुछ डाउट्स पूछेंगे, आई विल ट्राई टू सॉल्व दोज डाउट्स. ठीक है? देन आई विल आस्क यू क्वेश्चंस, यू विल बी आंसरिंग मी. सो इट इज़ ऑलवेज अ इंटरैक्टिव प्रोसेस बिटवीन अ टीचर एंड स्टूडेंट्स. नेक्स्ट, teaching is a science. Now why? Since teaching has to be done in a very systematic manner. ठीक है? सिस्टमैटिक एज इन जो करिकुलम में है प्रपोज्ड, आप वो ही उनको पढ़ाएंगे. ठीक है? उसके बाहर से आपको नहीं कुछ पढ़ाना. ठीक है? मैं ये नहीं कह रही आप अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस शेयर ना करें, वो आप ज़रूर करें, लेकिन जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल्स में जो एक सिलेबाई मैंशनड होता है, वी फोकस ऑन दैट. सो इट इज़ अ सिस्टमैटिक एक्टिविटी. और इसके साथ साथ देर आर यूज़ ऑफ साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज. टीचर्स जैसे हम आईसीटी का यहाँ एग्जांपल ले सकते हैं. यहाँ पे काफ़ी टीचिंग एड्स होते हैं पढ़ाने के लिए. तो ये अलग अलग स्ट्रैटेजीज एक टीचर यूज़ करते हैं, राइट, अपने स्टूडेंट को नॉलेज शेयर करने के लिए. एंड ऑल्सो सम एक्सपेरिमेंट्स. एक्सपेरिमेंट्स कैसे? जैसे टीचर क्लासरूम में कभी कभी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कि हाँ, अगर मैं एक अप्रोच यूज़ करूँ तो उसका क्या इफ़ेक्ट हो रहा है मेरे स्टूडेंट्स के ऊपर. अगर वो काम कर गया, आई विल अडॉप्ट दैट प्रोसेस. सो दैट्स वाई एक्सपेरिमेंट. ठीक है? इट इज़ अ साइंस प्लस इट इज़ ऑल्सो एन आर्ट. वाई? बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन क्रिएटिविटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ अ टीचर. क्रिएटिविटी यू कैन अंडरस्टैंड. ठीक है? टीचर्स हमारे बहुत क्रिएटिव होते हैं. हाउ फ्लेक्सिबल? यू कैनॉट अडॉप्ट सेम अप्रोच विद एवरी स्टूडेंट. ठीक है? हर स्टूडेंट की अपनी अपनी अलग डिमांड्स होंगी, उनका अलग अलग थिंकिंग लेवल, माइंडसेट होगा. तो उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी टीचिंग में मोल्ड करना होगा, राइट? सो दैट्स वाई इट इज़ अ फ्लेक्सिबल अप्रोच. नेक्स्ट, टीचिंग कैन बोथ बी फॉर्मल और इनफॉर्मल. फॉर्मल वो होती है जो एक क्लासरूम में आपको मिलती है. इनफॉर्मल विच इज़ आउटसाइड द क्लासरूम. ठीक है? नाउ इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, also called as cradle to grave, right? Why continuous? आप आज भी कुछ सीख रहे हैं. ठीक है? When you will turn 50 again you will be learning or maybe teaching. और जब हम छोटे भी थे, हम अपने छोटे भाई बहन को और कभी कभी अपने पेरेंट्स को भी बहुत कुछ सिखा देते हैं. ठीक है? और बड़े होके भी, उससे बड़े होकर भी. सो इट इज़ अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. आप लाइफ लॉन्ग सिखाते हैं और सीखते हैं. ठीक है? इट इज़ डायनामिक, चेंजेस अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस. जैसे मैंने बोला, इट डिपेंड्स अपॉन फ्लेक्सिबिलिटी. जैसे जैसे अभी कोविड का एग्जांपल लेते हैं. पहले सारी हमारी ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम वर्क कर रहा था, अच्छे से टीचिंग हो रही थी. उसके बाद ड्यू टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, एजुकेशन सिस्टम शिफ्टेड टू ऑनलाइन, मेनली ऑनलाइन. तो दैट्स व्हाई इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस. ठीक है? Let's move ahead. Coming on to the requirements of teaching. First, we will be focusing on 3 basic requirements, and after that, we'll be concentrating on additional requirements. So let's understand them. जब पढ़ाते हो तो कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत होती है? सबसे पहले एक टीचर की. ठीक है? उसके बाद किसको पढ़ाना है? एक लर्नर की. Now, teacher is independent and learner is dependent. Why? लर्नर क्या सीखता है और कैसे सीखता है, वो हमेशा डिपेंड होगा टीचर से. ठीक है? सो लर्नर इज ऑलवेज डिपेंडेंट अपॉन टीचर. सो दैट्स वाई टीचर इज इंडिपेंडेंट. नाउ हियर इज टीचर एंड हियर इज लर्नर. सो व्हाट इज कनेक्टिंग देम? द कंटेंट और द टीचिंग एड्स, which is called intervening variable, right? Moving ahead, additional requirements of teaching.
जब आप पढ़ाते हैं, always ensure that you are actually interested in teaching. Similarly, learner should also be interested in learning. Interest of teacher in teaching and learner in learning, right? डिसिप्लिन होना चाहिए. इट शुड नॉट बी कि chaos बहुत सारा हो रखा है क्लास में, उससे टीचिंग नहीं होगी ना उससे लर्निंग होगी. सो देयर हैज टू बी डिसिप्लिन. appropriate environment, right? These terms are self-explanatory, ठीक है? That's why I'm not going in detail. Effective communication, again same. मैं जो आपको पढ़ा रही हूँ और जिस सेंस में मैं एज्यूम कर रही हूँ कि आपको समझ आना चाहिए, क्या आपको एक्चुअल में उसी सेंस में समझ आ रहा है? दैट डिपेंड्स अपॉन कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है? वेदर द कम्युनिकेशन इज इफेक्टिव बिटवीन अस और नॉट. So effective communication is also very important requirement. Moving next, I have a question for you. जितना हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है? Assertion says that every teaching focuses on learning, while the reason says no. Take it as statement 1 and take it as statement 2. Okay, there is no assertion or reason concept here. Every teaching focuses on learning. This is statement 1. And every learning is the outcome of teaching. So what do you think should be the answer? ये चीज़ हमने करी है. And if you have got it, the answer is statement 1 is true, but statement 2 is not true. It is false. क्योंकि लर्निंग हमेशा टीचिंग से थोड़ी होती है, आपकी एक्सपीरियंस से भी होती है. सो दैट्स व्हाई दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड दिस वन इज ट्रू. ऑलराइट, लेट्स मूव अहेड. कमिंग ऑन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग, ठीक है? पहला प्रिंसिपल है हमारा प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी. आप खुद याद करिए, जब आप स्टूडेंट्स थे, आपको जो क्लासरूम में पढ़ाया जाता था, आपको क्या अभी तक वो याद है, या अभी तक आपको एक्टिविटीज याद हैं जो परफॉर्म होती थी? ऑब्वियसली एक्टिविटीज, ठीक है? आप एक बेंजामिन फ्रैंकलिन की लाइन आपने सुनी भी होगी, एंड इट सेज टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेंबर, इन्वॉल्व मी एंड आई विल लर्न. तो ये एक्चुअल में ट्रू है. एंड ऑल्सो इट इज बेस्ड ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरी बाय जॉन ड्यूई, दैट इज लर्निंग बाय डूइंग. आप इंश्योर करिए कि आप जब कुछ पढ़ा रहे हैं उसको एक एक्टिविटी के फॉर्म में दे दीजिए. हर चीज़ में पॉसिबल नहीं होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, बट जहाँ जहाँ ज़रूरत है प्लीज़ ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दिस थिंग, ठीक है? कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग्स. डेमोक्रेसी हमने पढ़ा, ठीक है? वाई? टू इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन. अगर मैं एज अ टीचर काफ़ी अथॉरिटेटिव हूँ, ठीक है, मैं सिर्फ अपनी सुना रही हूँ, मैं आपकी नहीं सुन रही, तो हो सकता है कि एज स्टूडेंट्स आप शोर ना मचाओ, क्लास शांत रहे, बट उससे पर्पस मेरा सॉल्व होगा ही नहीं टीचिंग का और आपका लर्निंग का, ठीक है? मैं कुछ आपकी सुनूंगी, मैं कुछ अपनी सुनाऊंगी, ठीक है? सो द प्रोसेस हैज़ टू बी बोथ वे. दैट्स वाई प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक डीलिंग्स. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ रिक्रिएशन. अब हमेशा अगर पढ़ते जाएंगे विद नो ब्रेक्स, एंड ब्रेक्स हेयर आई मीन पिकनिक्स, जो हमें स्कूल में लेके जाते थे टीचर्स, है ना? वो हमें कितने याद है, उससे हमारी कितनी एनर्जी वापस आती थी, है ना? हम कितने फ्रेश फील करते थे और उतनी अच्छे फिर हम आगे पढ़ाई करते थे. तो ये मिनी ब्रेक्स है ना, टू ब्रेक मोनोटोनस रूटीन फॉर एनहांसिंग द क्रिएटिविटी. दिस प्रिंसिपल इज वेरी इंपॉर्टेंट. प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, दिस इज टू अपलिफ्ट देयर मोरल. अगर आप पढ़ाते हैं तो आपने देखा होगा कि कभी आपके स्टूडेंट्स के अच्छे मार्क्स नहीं आते, ठीक है? तो आप उनको हमेशा मोटिवेट ही करते हैं कि कोई बात नहीं, आप पढ़िए, नेक्स्ट टाइम और अच्छे आपके मार्क्स आएंगे, ठीक है? यू नो, ये उनके साइकोलॉजी में हो जाता है कि ओके नाउ आई हैव टू वर्क हार्डर. अभी मुझे अपने आप को इन्फीरियर नहीं समझना, आई हैव टू वर्क हार्डर. सी द पॉजिटिव आउटकम ऑफ दिस. सो प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. Next is principle of remedial teaching. Why is it? Let's understand. To identify and solve problems faced and ensure that everyone is at equal pace. आपके कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो स्लो लर्नर्स होंगे, ठीक है?
अभी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो एक बारी क्लास में पढ़ाया उनको समझ आ जाए. फॉर दैट यू नीड टू डू रेमेडियल टीचिंग ऑल्सो, सो दैट कि जितने बच्चे हैं वो सारे इक्वल पेस में आ जाएं. ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ क्रिएटिविटी. टीचर्स शुड एनकरेज क्रिटिकल थिंकिंग इन स्टूडेंट्स. ठीक है. उनकी जो थिंकिंग लेवल है उसको बढ़ाना इज द ड्यूटी ऑफ अ टीचर. ठीक है. अब वो कैसे पढ़ाना है दैट रियली डिपेंड्स अपॉन व्हाट योर क्रिएटिविटी एज अ टीचर इज. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट. कुछ टॉपिक पढ़ाने से पहले टीचर शुड ऑलवेज इंश्योर कि जो उनके स्टूडेंट हैं उनका इंटरेस्ट आए उस टॉपिक में. ठीक है. टीचर शुड ऑलवेज डेवलप इंटरेस्ट एंड क्यूरोसिटी इन स्टूडेंट्स अबाउट दैट टॉपिक. ओके. प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस. जैसे हमने रेमेडियल टीचिंग में भी पढ़ा कि नाउ नॉट एवरी स्टूडेंट हैज़ सेम थिंकिंग लेवल, राइट. कोई जल्दी सीखता है तो कोई थोड़ा सा लेट सीखता है. तो उसके अकॉर्डिंग वी हैव टू इंश्योर कि हाँ सबके अपने अपने डिफरेंसेस हैं. वी नीड टू रिस्पेक्ट देम एज अ टीचर एंड देन गो एंड देन प्लान. ठीक है. रिस्पेक्ट डिफरेंसेस एंड अडॉप्ट फ्लेक्सिबिलिटी. नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन. ये हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन में पढ़ा था. व्हाई इज इट प्लानिंग एंड व्हाई इज इट कोऑर्डिनेशन? फॉर स्मूथ फंक्शनिंग. ऑलराइट. प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकलिटी और लिंकिंग विद लाइफ. एज आई सेड, जब आप कुछ पढ़ाएं तो इंश्योर करें कि जो आप पढ़ा रहे हैं इज इट कनेक्टेड और रिलेटेड with practical life. अगर है then do tell it to your students too by giving real life examples. Alright. Now let's understand the maxims of teaching. What are maxims? These are basically approaches of teaching. ठीक है. हम इसमें क्या पढ़ते हैं कि अभी स्टूडेंट कहाँ पे है, उसको हमें कहाँ लेके जाना है. From this situation to this situation. All right. So the first one is from simple to complex. अब इसमें क्या है? Start by explaining simple topics first, then complex to establish interest and confidence. आप जब कुछ पढ़ाने जाएं तो आसान टॉपिक से शुरू करें. ठीक है. उससे क्या होगा, जो आपका स्टूडेंट है वो समझ पाएगा कि हाँ ये चीज़ मुझे आती है एंड ही विल स्टार्ट कनेक्टिंग विद यू. ठीक है. ऐसे उसका इंटरेस्ट आएगा और उसका कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये टॉपिक मुझे आता है. लेट्स टेक एग्जाम्पल. जब आपको मैथ्स पढ़ाया जाता है तो पहले आपको प्लस बताया जाता है, एडिशन, फिर मल्टीप्लिकेशन, डिविजन, सब्सट्रैक्शन. उसके बाद ही आपको कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलाज बताए जाते हैं. ठीक है. सो द प्रिंसिपल ऑफ सिंपल टू कॉम्प्लेक्स. फ्रॉम नोन टू अननोन. आपको फिलहाल क्या पता है, वहां से आपको क्या नहीं पता, एज अ टीचर मैं आपको वहां लेके जाऊंगी. देखते हैं इसका मतलब क्या है. पास्ट एक्सपीरियंस ऑफ स्टूडेंट्स मस्ट बी लिंक्ड विद न्यू टीचिंग सो दैट ही कैन रिलेट. ठीक है. आपको पता है रेन होती है. ठीक है. आप अब अज्यूम करो अपने आप को एज अ 10-year-old. आपको पता है कि बारिश होती है. अब आपको क्या नहीं पता कि वो क्यों होती है. सो यू हैव टू स्टडी द इंटायर साइकिल. ठीक है. ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है. नेक्स्ट, फ्रॉम सीन टू अनसीन. हमने क्या देखा है, वहां से हमने अभी तक क्या नहीं देखा, वहां तक लेकर जाना. वाई? फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. हमने एक प्लांट देखा है. ठीक है. जैसे आप याद करिए जब हमारी टीचर्स हमें लैब्स में लेके जाती थी और एक माइक्रोस्कोप पड़ा होता था, तो हमने एक प्लांट तो हमेशा देखा था, लेकिन कभी हमने उसकी डिटेल्स नहीं देखी थी, हमने कभी उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू नहीं देखा था. सो फ्रॉम सीन टू अनसीन. ठीक है. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट फैक्ट्स. कंक्रीट वो होती है जो दिखती है. ठीक है. जैसे कि कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, लाइक दिस पेन. ऑलराइट. टू एब्स्ट्रैक्ट. एब्स्ट्रैक्ट इज समथिंग दैट कैनॉट बी सीन. वो जो थिंकिंग बियॉन्ड हो जाती है ना, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट. हायर लेवल ऑफ थिंकिंग इज कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट.
From basic knowledge to application based knowledge. And why is it done? To increase your thinking levels. Let's take example. हमें हमेशा बताया जाता है कि गुड मैनर्स आर इम्पोर्टेंट, वो हमें पता है, वो कंक्रीट चीज़ है, बट वाई आर दे इम्पोर्टेंट? उससे क्या रिजल्ट होगा, उससे क्या नहीं होगा? ठीक है, कंक्रीट टॉक्स अबाउट व्हाट, एब्स्ट्रैक्ट टॉक्स अबाउट वाई और वाई नॉट. ठीक है, हमारी थिंकिंग लेवल्स को बढ़ाना. ओके, कमिंग ऑन टू नेक्स्ट, वी हैव पर्टिकुलर टू जनरल. पर्टिकुलर मतलब कोई एक इंडिविजुअल, ठीक है, कुछ स्पेसिफिक चीज. जनरल मतलब ओवरऑल. ओके, लेट्स अंडरस्टैंड. हाँ, एंड दिस प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड इंडक्टिव. दिस इज इंडक्टिव अप्रोच. ठीक है, फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल इज इंडक्टिव. Specific concept to generalization, as I already said. Now here I have taken example of COVID vaccine. How particular? पहले वो कुछ लोगों पे टेस्ट हुई, रिजल्ट्स पॉजिटिव आए, उसके बाद ही सब लोगों पे वो एप्लीकेबल होगी. सो फ्रॉम पर्टिकुलर इट मूव्ड टू जनरल. जनरल मतलब पब्लिक. ठीक है, अगेन द कॉन्सेप्ट ऑफ, अगेन द अनदर मैक्सिम इज होल टू पार्ट. अभी उल्टा है, होल सारे से कुछ. अब याद करिए इकोनॉमिक्स जब हमने पढ़ा, ठीक है, उसमें हमें बताया कि इंडियन इकोनॉमी है. ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि पर कैपिटा इनकम का भी एक कॉन्सेप्ट है, जीडीपी का भी एक कॉन्सेप्ट है, मॉनेटरी पॉलिसी भी है जो इफेक्ट करती है, फिस्कल पॉलिसी भी है जो इफेक्ट करती है. तो पहले बेसिकली हमने एक ब्रॉड पिक्चर ले ली कि हाँ ऐसा होता है. Then we started analyzing the bits and parts of that in detail. So this maxim talks about it from overview to detailed picture. All right. Next one is from psychological to logical. You first need to address the psychological needs of learners so that they can connect and then follow logical process. अब इसका मैंने एग्जाम्पल लिया है, यू माइट फील स्ट्रेस. ठीक है, अब if I talk about in individual terms, then in case, God forbids, in case you are facing some stress, तो वो आपके mindset का है, psychological. ठीक है ना. कमिंग टू लॉजिकल, हाउ आई विल टेल यू कि ये चीज़ क्यों हो रही है, इसका लॉजिक क्या है, क्या आप ओवर थिंक कर रहे हो, ये सारे लॉजिक्स फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल. सो दिस मैक्सिम टॉक्स अबाउट दिस. नेक्स्ट वन इज फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस. इसका मतलब हम समझते हैं, एनालिसिस मतलब बिट्स एंड पार्ट्स को इंडिविजुअली पढ़ना. सिंथेसिस को जब हम सारे बिट्स एंड पार्ट्स को एक साथ पढ़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सिंथेसिस. एंड दिस मैक्सिम इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू पर्टिकुलर एंड जनरल, which we have already discussed, right? Next one is from empirical knowledge to rational knowledge. Empirical knowledge क्या होती है? E for empirical, E for experience. From your experience to logics behind. हमने बचपन में देखा है कि काले बादल हमेशा बारिश लेके आते हैं, ये हमारा एक्सपीरियंस है. टॉक अबाउट रैशनल नॉलेज, ऐसा क्यों, वाई डज इट हैपन? इसके पीछे पूरी एक साइकिल है, इवेपोरेशन होती है, कंडेंसेशन होती है, देन रेन हैपन्स. ठीक है, फ्रॉम एम्पेरिकल टू रैशनल नॉलेज. एंड द लास्ट मैक्सिम इज फ्रॉम इनडेफिनिट टू डेफिनिट. इनडेफिनिट मतलब अनसर्टेन सा, जो अच्छे से नहीं पता. डेफिनेट मतलब जो अच्छे से पता है. इसका एग्जाम्पल है इम्पोर्टेंस ऑफ टीम वर्क. अभी जब स्कूल में हमें टीम्स में काम मिलता था, तो हमें पता है कि हाँ इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन व्हेन वी एक्चुअली स्टार्टेड वर्किंग, जब हम जॉब्स में आते हैं, वी गॉट टू नो द रियल मीनिंग, द सर्टेनिटी दैट व्हाई वाज टीम वर्क इम्पॉर्टेंट. ठीक है, दिस मैक्सिम टॉक्स अबाउट फ्रॉम इनडेफिनेट टू डेफिनेट, राइट? सो टुडे वी डिस्कस्ड कि हाँ हमारे टीचिंग का कॉन्सेप्ट क्या है. ठीक है, वी डिस्कस्ड अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग. हमने मैक्सिम्स पढ़े, ठीक है, हमने प्रिंसिपल्स पढ़े, और हमने क्या पढ़ा,
वी डिड अ क्वेश्चन, ठीक है, और हमने बेसिक रिक्वायरमेंट्स भी पढ़ी, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, राइट। नाउ हमने जितना पढ़ा उसके बेसिस पे आई हैव ब्रॉट सम क्वेश्चंस फॉर यू टू प्रैक्टिस, ठीक है। इसके आंसर्स आई एम नॉट प्रोवाइडिंग हियर राइट नाउ, बट आई विल बी प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन, बट बिफोर सीइंग द डिस्क्रिप्शन आई वांट यू टू एक्चुअली सॉल्व देम, ठीक है। एंड दीज आर एक्चुअली PYQs of UGC NET, ठीक है। So the first question is, what are required for good teaching? Diagnosis, remedy, direction, feedback. You are given certain options and you have to pick one, ठीक है। आप कमेंट में लिखिए either 1 2 3 4 for question 1, right, ऐसे। Next one is, as a teacher, select the best option to ensure your effective presence in the classroom. क्या होगा? Using of peer command, making aggressive statements, adoption of well established posture, or being authoritarian. I hope आपको इसका आइडिया है, okay? इसका भी आप आंसर देंगे। And the last question for today's video is, select the alternative which consists of positive factors contributing to effectiveness of teaching. First, teacher's knowledge of the subject, teacher's socio-economic background, communication skills of the teacher, teacher's ability to please students, teacher's personal contact with students, teacher's competence in managing and monitoring the classroom transactions. सो हेयर आर दी ऑप्शंस, और इन ऑप्शंस में से हमें दिख रहा है कि सिर्फ कोई 3 ऑप्शंस ही करेक्ट होंगे आउट ऑफ 6, सो यू नीड टू पिक एंड आई वांट यू टू आंसर क्वेश्चन 1 2 3 in the comment section. Answers इसके description में I will provide. And so this was all for today's video. I hope that you learned something new and you liked it. In case you did, hit the like button. एंड अगर आपके नोन में कोई है who are preparing for UGC NET paper 1, ठीक है, then do share this video and do help them, ठीक है। and because I'll be providing more and more and more videos, make sure you subscribe the channel. So with this, let's end the session. Thank you so much. I hope you enjoyed. Bye bye. Take care.